हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। दक्षिणा के क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ लॉट ऑफ वेलकम एंड विद दिस वार्म वेलकम आई वुड लाइक टू बिगिन विद अ वेरी वेरी न्यू कंसेप्ट ऑफ ब्रायोफाइटा। बेटा एल्गी हम लोग पढ़ चुके हैं और एल्गी सिंपल था, समझ आ गया। एल्गी की तीनों क्लासेस को कंप्लीट किया है, रेड ग्रीन और ब्राउन एल्गी को हमने कंप्लीट किया। और अब हम प्लांट किंगडम के पोर्शंस में आने वाले हैं। और एक बात बताऊं बेटा मैं आपको, ये वाला पोर्शन ना सबसे मिसअंडरस्टूड पोर्शन। इस पोर्शन को लेके कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना लोगों को बहुत कम होती है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू एंड एक्सप्लेन टू यू नाउ इज कि इस चैप्टर में इस पोर्शन की डिटेल्स में अपन घुस जाएंगे। इस डिटेल्स को अपन लोग अंडरस्टैंड करेंगे और क्या ये हमें समझाना चाहता है, एग्जैक्टली अपने को क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है बेटा, आज हम इस एरिया के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और बढ़ेंगे आगे। राइट। अब एक चीज बेटा आपने लास्ट वाले सेगमेंट में नोटिस जरूर करी होगी कि जो ये एल्गी होती है, कौन, ये जो अपनी एल्गी होती है ना बेटा, ये एल्गी इस एक तरीके से क्या है, एक हैप्लॉइड। एल्गी की बॉडी, एल्गी की पूरी बॉडी हैप्लॉइड होती है। लेकिन यहाँ पर ब्रायोफाइटा में कुछ कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। इनफैक्ट ब्रायोफाइटा में नहीं, आगे जितने भी सब लोग मिलेंगे उनमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। इस चैप्टर में ना बेटा एक तो कंसेप्ट लोग सिखाते नहीं, इसलिए चैप्टर नहीं समझ आता। चैप्टर समझ नहीं आता तो याद नहीं होता। हम इस चैप्टर की नींव फंडामेंटल अपने कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला कंसेप्ट है बेटा, यहाँ बड़े ध्यान से देखना, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन क्या है ये कंसेप्ट, क्या समझाता है हमें कंसेप्ट, ये बात समझो बेटा। इस कंसेप्ट के अंदर हमें एक चीज मालूम लगती है, दो वर्ड्स पढ़ने को मिलते हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। एक पढ़ा आपने वर्ड गैमेटोफाइट, दूसरा पढ़ा स्पोरोफाइट। और बेटा फाइट ये जो वर्ड है इसका मतलब है प्लांट बॉडी। इतना तो क्लियर हुआ, यानी जिसके भी आगे फाइट लग जाएगा दैट मीन्स वहां पे प्लांट बॉडी की बात हो रही है, यानी प्लांट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इतना क्लियर। गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट दो वर्ड से अपन को यहाँ तक हुआ क्लियर। अब जरा डिटेल में जाके ना जरा पढ़ लेते हैं कि है पूरी की पूरी कहानी एग्जैक्टली ये है क्या, ये टोटल कहानी अपने को समझा या बता क्या रही है। देखना बेटा अच्छे से, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ये वर्ड्स तो पढ़े। अब हमें मालूम लगता है कि प्लांट जो है, हम ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो यहाँ देखो एक प्लांट अपनी लाइफ में दो फॉर्म्स में रह सकता है, एक गैमेटोफाइट के रूप में और एक स्पोरोफाइट के रूप में। यानी प्लांट ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन कैन लिव इन टू फॉर्म्स, वन फॉर्म इज गैमेटोफाइट एंड अनदर फॉर्म इज स्पोरोफाइट। हाउ, लेट्स सी। ये जो गैमेटोफाइट की बेटा, अगर आप सोचो कि एक पौधा है, मतलब इस बात को ऐसे इमेजिन करना कि एक प्लांट है, आपको अपने सामने एक प्लांट दिखाई दे रहा है। अगर उसके सेल जाके देखें, उसके प्लांट के सेल जाके देखें, तो उसके सेल में देखने से हमें पता लगेगा वो प्लांट के सेल्स कैसे हैप्लॉइड। उस प्लांट के कहीं से भी सेल निकाल लो, मतलब कहीं से भी निकाल लो, सब सेल्स हैप्लॉइड मिलेंगे। तो गैमेटोफाइट क्या है? गैमेटोफाइट एक ऐसी प्लांट बॉडी है जहां पे सेल्स कैसे हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ओके बेटा। अब स्पोरोफाइट कैसी प्लांट बॉडी है? स्पोरोफाइट एक ऐसी प्लांट बॉडी है जहां पे सेल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉइड। कैसे होते हैं बेटा, डिप्लॉइड। पहली बात क्लियर हुई। तो व्हाट इज गैमेटोफाइट? गैमेटोफाइट इज दैट प्लांट बॉडी which has haploid cells and sporophyte is that plant body which has diploid cells। कहानी यहां तक क्लियर हुई, पक्का डन। अब देखना आगे। तो गैमेटोफाइट क्या है बेटा, नाम देखो गैमेटोफाइट। तो बेटा गैमेटोफाइट होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, फाइनली गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा ना। गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, गैमीट्स। और गैमीट्स के नाम पे ये मेल और फीमेल गैमीट दोनों प्रोड्यूस करेगा। बेटा अगर गैमीट प्रोड्यूस करेगा तो गैमीट प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्गन्स भी तो इसके पास होंगे। यस, गैमीट प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन्स भी तो है। तो अब यहाँ पे गैमेटोफाइट के पास गैमीटेंजिया होगा। और बेटा बोलो गैमीटेंजिया आपको मालूम है, गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। तो गैमीटेंजिया भी अपने पास दो टाइप का हुआ, एक तो हुआ मेल और दूसरा हुआ फीमेल। और गैमीटेंजिया के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, गैमीट्स। क्लियर। अब क्या होगा बेटा, गैमीट जो होंगे, आप हिसाब लगाओ, गैमीट बाय नेचर किस तरीके से होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। गैमेटोफाइट इधर हैप्लॉइड, इधर गैमीट्स हैप्लॉइड। तो जब गैमेटोफाइट के गैमीटेंजिया के अंदर गैमीट्स बन रहे हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, गैमेटोफाइट के गैमीटेंजिया के अंदर
अगर बन रहे हैं गैमीट्स तो किस प्रोसेस से बनेंगे? एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होगा बेटा? यहाँ पर प्रोसेस होगा माइटोसिस। यानी गैमीटेंजिया जो गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है, सेक्स ऑर्गन है, उसके अंदर गैमेट्स बन रहे हैं। क्योंकि गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है तो गैमेट जो बनेंगे हैप्लॉइड है। तो बेटा हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए आपको कौन सी डिवीजन करनी है? माइटोसिस। इतना तो मस्त अपने को समझ आता है। अब गैमेट्स हैं तो बोलो बेटा गैमेट्स क्या आपस में फ्यूज करेंगे? यस। तो इन दोनों गैमेट्स ने क्या किया? यहाँ पर फर्टिलाइज किया और फर्टिलाइज करने के बाद बेटा उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया। और याद रखो फर्टिलाइज करने के बाद कोई भी चीज़ क्या बनाती है? जाइगोट बनाती है। और जाइगोट जो स्ट्रक्चर है अपने आप में क्या है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जाइगोट आगे डेवलप होता है, यानी जाइगोट ने यहाँ पे क्या किया? डेवलप किया। और डेवलप करने के बाद क्या बना दिया? एडल्ट स्पोरोफाइट। क्या बना दिया? एडल्ट स्पोरोफाइट। राइट। यानी इस प्लांट की साइकिल में कुछ हिस्सा, ये हिस्सा अपने को हैप्लॉइड मिल रहा है और ये वाला हिस्सा जो आपके सामने ये वाला कैसा मिल रहा है? डिप्लॉइड मिल रहा है। क्लियर हुई मेरी बात बेटा? यहाँ पे देखते रहो। अब ये एडल्ट स्पोरोफाइट तो स्पोरोफाइट है तो फाइट मींस प्लांट बॉडी, लेकिन इसका नाम स्पोरोफाइट क्यों रखा है? क्योंकि इस प्लांट बॉडी में, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या कि इस प्लांट बॉडी का नाम स्पोरोफाइट क्यों रखा है? Why did we keep the name sporophyte here? Because this plant body is involved in production of spores. क्या बनता है बेटा? यहाँ से spores बनता है। तो मैं बोलूँगा this sporophyte क्या करेगा? एक स्पेशल प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? मियोसिस करेगा। क्या करेगा? मियोसिस। और मियोसिस के थ्रू क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। और बोलो बेटा स्पोर्स मियोसिस से हो रहे हैं। ये अगर अपने पास डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, कैसा है? ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर मियोसिस करके स्पोर बनाएगा। तो स्पोर बेटा कैसे बनेंगे अपने पास? हैप्लॉइड। राइट। अब स्पोर क्या करेंगे बेटा? स्पोर जब एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे तो स्पोर जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करने के बाद डेवलप करके क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट बनाएंगे। क्या अपने को ये वाला पूरा का पूरा एरिया समझ आया? इस पूरे के पूरे एरिया में बेटा कुछ हिस्सा था, जीवन का कुछ हिस्सा था जो यहाँ से लेकर, या अगर मैं हाईलाइट कर दूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा, इस हिस्से में आपके पास हैप्लॉइड फेज मिला साइकिल का, हैप्लॉइड फेज मिला लाइफ का, और यहाँ से यहाँ आपको कैसे मिला? डिप्लॉइड फेज मिला लाइफ साइकिल का। तो दैट मीन्स जब किसी प्लांट की बॉडी में लाइफ साइकिल को ऑब्जर्व करते हैं तो आधा कुछ वक्त लाइफ साइकिल का आपको हैप्लॉइड तरीके से मिले, कुछ वक्त आपको मिले डिप्लॉइड तरीके से। तो इस बात को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन। तो बोलो ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन क्या हुआ? ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन एक कंसेप्ट है। इसका मतलब द ऑर्गेनिज्म विद इन इट्स लाइफ स्पैन एग्जिस्ट एज अ गैमेटोफाइट एंड देन एज अ स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट मेक्स स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट मेक्स गैमेटोफाइट। तो in the alteration of generation, the organism lives some part of its life as a gametophyte and some part of its life as a sporophyte, and this is what we call as alteration of generation. समझ आई बेटा बात? तो अगर मैं कभी भी आपसे बोलूंगा वर्ड गैमेटोफाइट तो आप बोलेंगे वो स्ट्रक्चर कैसा होगा? हैप्लॉइड। और बोलेंगे स्पोरोफाइट तो स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। यहां तक हुई बात क्लियर? बोलो कोई डाउट? मस्त बढ़िया से समझ आया बेटा। ये कंसेप्ट अगर तुम्हारे पल्ले पड़ गया, इफ दिस कंसेप्ट इज द कंसेप्ट दैट यू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, आई मस्ट टेल यू, इफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, आपको इस चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। आप इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में अंदर डाल के रखिए। एक पेज पे, एक रेफरेंस पेज पे बेटा इस कंसेप्ट को लिख लो, अलग से लिख लो, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाते रहूंगा उस रेफरेंस पेज से कंबाइन करके चेक करते हुए आप लोग पढ़ते जाइएगा और आपको बढ़िया से समझ आएगा। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट पोर्शन। जो हमारा रियल आज पढ़ना है टॉपिक, वो टॉपिक है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट, फाइट मीन्स तो प्लांट होता है, और ब्रायोस का मतलब क्या होता है? मॉस। और मॉस को बेटा अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो उसका मतलब होता है काई। जमीन पे जो काई जमी होती है उसको हम मॉस कहते हैं। अब एल्गी को स्टडी किया तो बेटा जाना हमने कि एल्गी प्रीडोमिनेंटली मिलती है एक्वाटिक हैबिटेट्स में, पानी में। क्या एल्गी जमीन पे मिल सकती थी? यस, मिल सकती थी, एज लाइकन्स में या स्लॉथ वियर के ऊपर, बट एल्गी यहाँ पर प्रीडोमिनेंटली पानी में रहती थी। अब जब प्लांट्स ने देखा कि
हमें पानी से बाहर निकल के जमीन पे आना है, तो वो पानी से निकल के बाहर जमीन पे आएंगे और जमीन पे अपनी लाइफ बिताएंगे। तो फर्स्ट लैंड इन हैबिटेटिंग प्लांट्स, और जमीन पे जब आके इन्होंने रहना शुरू किया तो समझो, इमेजिन करो, इस बात को अपने दिमाग में इस तरीके से इमेजिन स्टोरी ऐसे बनानी है कि एक तालाब है, एक पॉन्ड है, और पॉन्ड के अंदर एल्गी रह रही थी। जब पॉन्ड एल्गी से बाहर निकल के पॉन्ड के किनारे आके ऑन द बैंक्स ऑफ द पॉन्ड वहां रहना शुरू किया, तो बेसिकली आपके पास मॉसेस हमें मिलना शुरू किया। वो एल्गी किस फॉर्म में मिलनी शुरू हो गई? मॉसेस के फॉर्म में। वही मेरी बात क्लियर है बेटा? अब ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, इनका साइज इतना सा छोटा सा होता है, इतना छोटा छोटा होता है, तो इनकी बॉडी में जाइलम फ्लोएम की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? नॉन वेस्कुलर। बेटा प्लांट है तो ऑटोट्रॉपिक है, और ये प्लांट सीड्स नहीं बनाते, ये मेरी बात अच्छे से समझ लेना है। ये प्लांट सीड्स नहीं बनाते, इनको सीडलेस प्लांट्स कहते हैं। सीड्स नहीं बनाते और फूल भी नहीं बनाते। क्लियर? डन। अब ये प्लांट्स पानी से निकल तो गए, लेकिन जब ये पानी से निकल गए तो इन्होंने रियलाइज किया कि आज भी हम जमीन पे जिंदा तो हैं, लेकिन हम पानी पे अभी भी डिपेंडेंट हैं। देखो एम्फीबियंस में आपने स्टडी किया कि वो जमीन पानी से निकल के फिशेस एम्फीबियंस की तरह जमीन पे आने लगे एनिमल्स, लेकिन अभी भी जो है एम्फीबियंस हैं ये वाटर पे डिपेंडेंट है। किस चीज के लिए? ये वाटर पे डिपेंडेंट है अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। तो बेटा ये भी अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। बोलो क्या समझ बात आई कि नहीं आई? कितना सिंपल था, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन दी water for their sexual reproduction, hence they are called as amphibians of the plant kingdom। बेटा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ये बता रखी है, और जब तक आप पूरा का पूरा ब्रायोफाइटा नहीं पढ़ लेते आपको ये वाली डिटेल्स ना समझ आएंगी, तो इनको अभी साइड रखते हैं, सिर्फ जानते हैं कि क्या इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत है। क्लियर हुई बात? अब बात समझ आई? अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, क्या इन लोगों को जाइलम एंड फ्लोएम चाहिए था? इनके पास होता है कि नहीं होता है? नहीं होता, क्योंकि इनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं है, इसलिए, और बॉडी के अंदर रूट्स नहीं होती, प्रॉपर स्टेम, प्रॉपर मैकेनिकल टिश्यूज नहीं होते, इसीलिए हम कहते हैं इनका साइज बहुत बड़ा नहीं होता, एकदम छोटे छोटे इतने इतने मिलते हैं, एकदम इतने इतने इस तरीके से मिलते हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे रूट के अंदर मिलते हैं, इसलिए क्योंकि इनके पास वस्कुलर टिश्यूज नहीं है, जाइलम फ्लोएम नहीं है, इनके पास रूट्स नहीं है, और बॉडी को सपोर्ट करने के लिए मैकेनिकल टिश्यू नहीं है। देखो अगर कोई चीज ऐसे सीधे खड़ी रहेगी तो उसको सीधा खड़े रहने के लिए कोई रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी तो चाहिए ना बाबा। तो अगर उसको रॉड लाइक स्ट्रक्चर उसके पास है ही नहीं, तो इस तरीके से ज्यादा ऊपर उठेंगे नहीं, मैकेनिकल टिश्यूज नहीं है। अगर एक पेड़ बेटा सीधा खड़ा है तो प्रिडोमिनेटली जाइलम की वजह से खड़ा है, जाइलम उसका मैकेनिकल टिश्यू है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पर ना जाइलम ना ही फ्लोएम, तो खड़ा कैसे होगा? मैकेनिकल टिश्यू नहीं है, तो उस बॉडी को सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो वो इरेक्ट सीधे खड़े नहीं हो सकता। वही बात क्लियर बेटा? पक्का डन? तो अब हम इसके नेक्स्ट वर्ड थैलस को स्टडी करेंगे, और थैलस वर्ड तो मैं आपको समझा चुका हूं। थैलस बॉडी, एक ऐसी बॉडी को कहा जाता है जिसकी अंदर डिफरेंशिएशन बोलो नहीं होती, यानी व्हाट इज अ थैलस? अगर मैं आपकी, या आप छोड़ो हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को देखते हैं, तो आप अपने आसपास एक पेड़ देखो बेटा, तो आपको रूट्स भी मालूम है, उसके पास स्टेम भी है, उसके पास लीफ भी है, सब कुछ मिलता है। लेकिन बेटा यहाँ पर ना प्लांट के पास रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है, यानी बॉडी अनडिफरेंशिएटेड है। बॉडी में कोई डिफरेंशिएशन रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएशन नहीं हुई, बॉडी में रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएशन नहीं हुई, बॉडी अनडिफरेंशिएटेड है, इसलिए बॉडी को थैलस कहा जाता है। क्लियर मेरी बात बेटा? नाम के बोलने पे, अदरवाइज इनका स्ट्रक्चर देख के तो मल्टी सेल्यूलर है, बॉडी में ब्रांचिंग जैसी दिखाई देती है, ऐसे दिखाता है, ब्रांचेस नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर ऐसा दिखता है कि जैसे बॉडी आगे बढ़ी है, फिर दो हिस्सों में बट गई, फिर आगे बढ़ी। देखो ना, समझो कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आगे दो हिस्सों में बट गया, फिर आगे जाके दो हिस्सों में बट गया, फिर आगे जाके दो हिस्सों में बट गया, ये आगे जाएगा, फिर दो हिस्सों में बट जाएगा, फिर आगे जाएगा, दो हिस्सों में बट जाएगा। ऐसी अरेंजमेंट को डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइकोटोमस ब्रांचिंग। तो जब ये एलन का स्ट्रक्चर बेटा हम देखते हैं, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा प्रॉपर तो है नहीं, तो स्ट्रक्चर ऐसे था, अब ये स्ट्रक्चर आगे जाके ऐसे बढ़ जाता है, फिर ये आगे जाके स्ट्रक्चर ऐसे बढ़ जाता है, फिर इस तरीके से बढ़ जाता है। तो अपने पास कोई रूट स्टेम लीफ तो नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर में सिंपल ब्रांचिंग तो दिखाई देती ही है। समझे? क्लियर हुई बात? इसके पास, इनके पास रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है इनके पास। इन ऑर्गेनिजम्स के पास रूट नहीं है, रूट जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हम लोग क्या टर्म करते हैं? राइजोइड्स। क्या टर्म करते हैं? राइजोइड्स। इनके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं, जिनको राइजोइड्स कहते हैं। बेटा जब साइंटिस्ट ने राइजोइड्स को स्टडी करना और देखना शुरू किया, तो उनको मालूम लगी एक बात,
रॉइजॉइड्स को देखो तो बेटा वो यूनी और मल्टी सेल्यूलर दोनों हो सकती है, यानी इनके स्ट्रक्चर में नीचे नीचे जहां पे रूट्स मिलनी चाहिए थी वहां रूट्स नहीं, पर रूट जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। जब रूट जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर हैं तो वो स्ट्रक्चर यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, सिंगल सेल के भी हो सकते हैं, या फिर वो मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। तो रूट जैसे जो स्ट्रक्चर राइजोइड्स हैं वो यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर दोनों हो सकते हैं, राइट। सेल वॉल बेटा, मॉसिस यहाँ पे दो कैटेगरीज मिलती है ब्रायोफाइटा में, एक मॉसिस और लिवरवॉर्ट्स। मॉसिस में सेल वॉल आपके पास सेल्यूलोज पेक्टोस की मिलती है, लिवरवॉर्ट्स में हेमीसेल्यूलोज और पेंटोसान की मिलती है। ये दोनों कंसेप्ट आपको बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं, ये सिर्फ ऐसे ही दे रखा है। रिजर्व फूड के नाम पे यहाँ पे स्टार्च है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा यहाँ पे देखो आपके पास एक वर्ड बताओ, फ्रेगमेंटेशन क्लियर होती है, बढ़िया। आपको बडिंग क्लियर होती है, ये तो सिंपल सा करते आए हैं। अच्छा, गेमी और प्रोटोनिमा नहीं क्लियर होती, करना भी समझाऊंगा नीचे, अभी नहीं। अभी यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन तुम्हें मिल रहा है इस ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा में क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसका मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन 4 तरीकों से होती है, ये समझ तो आ गई बात। इसमें 2 वर्ड्स नहीं समझ आए, ये अभी समझ आ जाएंगे जब मैं उनकी डिटेल्स में जाऊँगा। नेक्स्ट बोलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर oogamous टाइप होती है, oogamous टाइप होती है। और समझो इस बात को, oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेटा सबसे एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसके अंदर मेल स्मॉल एंड मोटाइल होते हैं, फीमेल लार्ज एंड नॉन मोटाइल होती है, राइट। मेल का गैमीट स्मॉल एंड, जैसे ह्यूमंस में भी oogamous होता है, यहाँ पर भी अपने पास oogamous मिल रहा है। सेक्सुअल ऑर्गन्स इसके बहुत बड़े बड़े मल्टीसेल्युलर हैं। इन सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, जैकेट। इनके सेक्सुअल ऑर्गन्स पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, जैकेट। उस जैकेट का कितना लेयर है, एक सिंगल लेयर है। और जैकेट को बेटा नाम दिया जाता है स्टेराइल जैकेट। यानी मैं अगर आपसे कहूं कि व्हाट इज अ जैकेट, जैकेट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। और बेटा अगर मैं वर्ड बोलूं स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब ये जैकेट जो है, द जैकेट सेल्स डोंट पार्टिसिपेट इन गैमीट फॉर्मेशन। हम बोलते हैं ना कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं बेटा वो गैमेट्स बना रहे हैं, लेकिन जो ये सेक्स ऑर्गन की बाहर की कवरिंग है ना, ये गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए उसको वर्ड दिया जाता है स्टेराइल। समझे। यहाँ पे फोटो देखो, क्या मजेदार सी फोटो आपको दिखाई दे रही है। ये सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन, इसको क्या कहते हैं, एंथेरिडियम। क्या कहते हैं, एंथेरिडियम। आपके पास वो पेज है ना जिस पेज में मैंने आपको गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दिखाया था, वहां पे देखो गैमेटोफाइट की बॉडी के अंदर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसको गैमेटेंजिया कहा था। गैमेटेंजिया अगर मेल हो तो उसको कहेंगे एंथेरिडियम, और गैमेटेंजिया अगर फीमेल हो तो उसको कहेंगे आर्किगोनियम। देखो मेल गैमेटेंजिया का बेटा शेप ऐसा है, फीमेल गैमेटेंजिया का शेप किस तरीके से है। फीमेल गैमेटेंजिया के अंदर यहाँ पे क्या मिलेगा, एग मिलेगा। एग के ऊपर एक स्पेशलाइज सेल मिलता है, इसको वेंट्रल सेल मिलते हैं। और यहाँ पे एक लंबी सी सुराही की तरह, जैसे यहाँ पे इसकी गर्दन की तरह स्ट्रक्चर रहता है, उसको नेक कैनाल सेल्स कह देते हैं। समझ पाए, क्लियर हुआ बेटा। यहाँ पे जरा देखते रहना। मेल सेक्स ऑर्गन है, नाम बोलो एंथेरिडियम। इसकी शेप है ग्लोबुलर या क्लब शेप, हॉकी जैसी जो शेप होती है। इसकी फ्लास्क जैसी शेप होती है, दिखाई दे रही है ना एकदम सुराही की तरह ऐसी फ्लास्क शेप, तो ये फ्लास्क शेप है। क्लियर हुआ बेटा। अब एंथेरिडियम स्पर्म्स बनाएगा, तो ये स्पर्म्स के पास 2 फ्लैजिला होती है, बाईफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स बनते हैं, चाहे उनको बाईफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स बोलिए। ये वर्ड आपके एनसीईआरटी का है और इंपॉर्टेंट है, इसको आप बाईफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स बोलिए, चाहे स्पर्म्स बोलिए। ये कौन बना रहा है, मेल सेक्स ऑर्गन। मालूम था ना, मेल सेक्स ऑर्गन तो बेटा मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमेट बनाएगा, एग और oosphere बोलिए। तो अब यहां पर अरेंजमेंट कैसे बेटा, oogamous अरेंजमेंट है। तो बेटा मूव कौन, मोटाइल कौन सा होता है, छोटा स्मॉल साइज का मेल मोटाइल क्यों है, क्योंकि वो बाईफ्लैजिलेटेड है। तो दिमाग में एक स्टोरी बनाते रहोगे, बाईफ्लैजिलेटेड स्पर्म है और बाईफ्लैजिलेटेड स्पर्म मेल सेक्स ऑर्गन से निकला। अब पानी के थ्रू गया, क्योंकि ये एम्फीबियंस हैं इसलिए इनको पानी चाहिए था ना। तो देखो स्पर्म वाज रिलीज इन वाटर, ये स्पर्म इस तरीके से यहाँ से जाता है और ये किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, एग की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब तुम इमेजिन करो कि ये कंडीशन है हमारे पास एक पॉन्ड के किनारे पे। एक अपने पास गैमेटोफाइट था, उसने मेल स्पर्म बनाया और स्पर्म बना के पानी में डाल दिया। अब स्पर्म जो पानी में डाला, उस स्पर्म को कैसे पता लगेगा कि उस स्पर्म को घूम घूम के एग के पास जाना है। तुम समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं। समझो कि क्या है कि एक बच्चा है, उसको स्पर्म समझ लो एक छोटा सा बच्चा है, उसको आप स्पर्म समझ लो और उसको आप बाहर ग्राउंड में छोड़ दो। उस बच्चे को ढूंढते किसी के पास जाना है, लेकिन बच्चा कैसे जाएगा,
अगर आपने उसको खाली ग्राउंड में छोड़ दिया और कहीं से तुम आवाज नहीं मार रहे हो कि बेटा तू इधर आ जा, वो पहुंच पाएगा तुम्हारे पास? नहीं ना। एग्जैक्टली यही स्पर्म का काम है। स्पर्म अगर पानी में छोड़ दिया गया और पानी में अगर छोड़ने के बाद उसको बुलाओगे नहीं तो वो तुम्हारे पास पहुंचेगा कैसे? यानी वो स्पर्म फीमेल ऑर्गन के पास, फीमेल गैमेट के पास कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसके अंदर यहाँ पे फीमेल गैमेट बैठा है, वो एक केमिकल रिलीज करता है जो स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है एक केमिकल रिलीज करेगा जो स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? और जब उसने स्पर्म को बेटा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो बेसिकली दैट female sex organ is releasing a chemical which is attracting the sperm, hence it is releasing a chemoattractant. What is chemoattractant? A chemical which attracts the sperms. A chemoattractant was brought. वो chemoattractant को अपने पास बुलाया गया, उसको अपनी तरफ खींचा गया। जब chemoattractant को अपने पास खींचा गया तो आर्कीगोनिया ने chemoattractant को अपनी तरफ रिलीज किया, कीमोट्रैक्टेंट को रिलीज किया तो स्पर्म उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए गया और उसने एग और उसके साथ जाके फ्यूज कर लिया। तो बेटा जब वो फ्यूज करेगा यानी आर्कीगोनिया के अंदर पहुंचा, फर्टिलाइज हुआ, आर्कीगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर पहुंच गया, वहां पे जाके उसने इंटरनली फर्टिलाइज किया और क्या बना बेटा वहां पे? जाइगोट। क्या बना? जाइगोट। जाइगोट बना था। अब देखो क्या यहां तक क्लियर हो रही है? गैमेटेंजिया, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन क्या था? एंथेरिडियम। इसका नाम क्या था? आर्कीगोनियम। इसने मेल सेक्स ऑर्गन ने गैमेट बनाया, गैमेट मूव करते करते फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर गए, अंदर करने के बाद वहां पे गैमेट्स ने फ्यूज किया और क्या बना बेटा? जाइगोट। अब जाइगोट माइटोसिस करके डेवलप करेगा और क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा और एडल्ट स्पोरोफाइट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये वाली बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? देखो अपनी कॉपी में साथ साथ देखते रहना। जाइगोट ने डिवाइड किया, एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो ने आगे डेवलप किया, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाया और वो स्ट्रक्चर क्या है? स्पोरोफाइट है। क्या है बेटा वो स्ट्रक्चर अपने पास? स्पोरोफाइट। क्या ये वाली बात आपको क्लियर हुई? दैट स्ट्रक्चर इज नाउ टर्म्ड एज स्पोरोफाइट। बोलो कंसेप्ट हुआ क्लियर? शाबाश। अब इस स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर को जरा देखना है। जब बेटा इस स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर को अपन देखते हैं, क्या इस एडल्ट स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्ट्रक्चर में 3 हिस्से मिलते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं इस स्पोरोफाइट के आप फिजिकल स्ट्रक्चर को कर रहे हो ऑब्जर्व, तो उसमें मिले 3 हिस्से, फुट, सीटा, कैप्सूल। क्या मिला? फुट, सीटा और कैप्सूल। ये अपने को कहां पर बेटा ये 3 स्ट्रक्चर्स मिले? इन दिस स्पोरोफाइट। क्लियर मेरी बात? तो अब अगर हम कहें स्पोरोफाइट देखने में बेटा कुछ इस तरीके से है, तो स्पोरोफाइट में 3 हिस्से मिले, एक नीचे वाला फुट, इससे ऊपर वाला यहाँ पे सीटा और ये वाला एरिया मिला कैप्सूल। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा? स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है। बोलो समझ आएगी बात? नहीं समझ आई? समझ आया ना? अब ये जो कैप्सूल है बेटा, कैप्सूल के अंदर कुछ सेल्स मिलेंगे। ये कैप्सूल वाले एरिया है, इसमें कुछ सेल्स मिलेंगे जिन सेल्स को हम कहते हैं स्पोर मदर सेल्स। अच्छा मुझे बताओ कि बेटा ये पूरी की पूरी जो चीज है ये क्या आपके पास स्पोरोफाइट है? यस स्पोरोफाइट हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। तो दैट मीन्स आपके पास फुट भी डिप्लॉइड है, सीटा भी डिप्लॉइड है, कैप्सूल भी डिप्लॉइड है। कैप्सूल के अंदर जो आपके पास स्पोर मदर सेल्स हैं ये भी तो डिप्लॉइड हैं। अब ये स्पोर मदर सेल्स एक प्रोसेस करते हैं और वो प्रोसेस क्या है? मियोसिस। क्या प्रोसेस है? मियोसिस। ये स्पोर मदर सेल्स ने क्या किया बेटा? मियोसिस करी। और मियोसिस क्यों करी? क्या बन सके? देखो अपने पेज में देखो, आप देखो स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होती है, क्या बनता था? स्पोर्स। तो दैट मींस स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल है, डिटेल्स में देखो, स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल्स है वहां पे पहले डिप्लॉइड सेल्स से स्पोर मदर सेल्स, उन्होंने किया स्पोर बनाने के लिए मियोसिस, यानी उन्होंने क्या? स्पोरिक मियोसिस। क्या किया उन्होंने? स्पोरिक मियोसिस। और उसके रिस्पॉन्स में हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए कि नहीं बनाए? यस। उन हैप्लॉइड स्पोर को जो मियोसिस से बने हैं वो बन गए अपने पास। क्लियर? तो बेटा सिंपल अक्सर ऐसा बोल दिया करते हैं, अगर कोई हैप्लॉइड स्पोर है और वो मियोसिस से बनता है तो उसको मियोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? मियोस्पोर। मियोस्पोर क्यों कह दिया? क्योंकि मियोसिस से बना है। हुई मेरी बात क्लियर बेटा? तो देखो अपने पास अब इस स्ट्रक्चर में क्या यहां तक अपने को समझ आया? यहाँ पे आर्कीगोनिया, ये सब स्ट्रक्चर था, यहाँ पे एंथेरिडिया, आर्कीगोनियम सब कुछ था। यहाँ पे एंथेरोडोजॉइड और ये आर्कीगोनिया में जो एग था वो फ्यूज करके जाइगोट से फाइनली एडल्ट स्पोरोफाइट बनाया। स्पोरोफाइट के 3 हिस्से थे, फुट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल में स्पोर मदर सेल थे, स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुआ, स्पोरिक मियोसिस, और यहां से क्या बना? मियोस्पोर्स बन गया। मियोस्पोर अब क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट बनाएंगे। ये बात बढ़िया से दिमाग के अंदर घूमती जा रही है, एकदम दिमाग के एकदम कोने कोने में पहुंच रही है ना?
समझो, देखो कंसेप्ट पूरा का पूरा हमने इसी डायग्राम में समझा डाला। ब्रायोफाइटा का कंसेप्ट अत्यधिक आसान, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट। ये बाय डायग्राम अपने को मस्त याद होना चाहिए, एकदम ये टिप्स पे होना चाहिए और बाकी चीजें तो क्लियर है। तो अपन यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन जो गैमेटोफाइट के थे, इनसे क्या बनाया, जाइगोट बनवाया, फर्टिलाइज करके गैमेट से जाइगोट, एम्ब्रियो और स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में कैप्सूल के अंदर मियोसिस हुआ और अपने पास क्या बन गया, स्पोर बन गया। और बेटा फोटो के हिसाब से स्पोर क्या करता है, जर्मिनेट करता है, और स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। देखो अब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा चीज है, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन थी पूरी की पूरी ब्रायोफाइटा को, और मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। स्पोर करता है जर्मिनेट, इस बात में किसी को कोई टेंशन नहीं, लेकिन जर्मिनेट करते ही एज सून एज इट्स जर्मिनेट, व्हाट इज इट फॉर्मिंग, इट इज फॉर्मिंग अ गैमेटोफाइट। क्लियर है ना मेरी बात? स्पोर ने अपने पेज में देखो, देखो स्पोर ने किया जर्मिनेट और बनाया गैमेटोफाइट। बताओ इस बात में कोई डाउट नहीं। अब वो किस तरीके से गैमेटोफाइट को डेवलप कर रहा है, क्वेश्चन नहीं, मैं मतलब कंसेप्ट समझा रहा हूं कि ये जो स्पोर है वो गैमेटोफाइट डेवलप कर कैसे रहा है, हाउ एग्जैक्टली इट इज डेवलपिंग अ गैमेटोफाइट, ये मेरा बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर ये जो स्पोर है, ये स्पोर क्या करता है, एक डेवलप होता है, एक बढ़िया मजेदार सा खूब बढ़िया सा गैमेटेंजिया, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसपे गैमेटेंजिया हो। यानी स्पोर था छोटा सा इस तरीके से अपने पास, ये एक ऐसा, इसको ऐसा कहते हैं कि ये हमारे पास एक छोटा सा, देखो ये दिख रहा है ना, ये छोटा सा स्पोर था। स्पोर ने जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करने के बाद इस तरीके से गैमेटोफाइट बना दिया, गैमेटोफाइट के इस तरीके से यहाँ पे गैमेटेंजिया, ये मेरी जो 2 उंगलियां हैं, आपको ये जो गैमेटेंजिया दिख रहा है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया। ये किसने बनाया, स्पोर ने। क्या बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पर अपने पास था इस तरीके से स्पोर, ये स्पोर 2 फॉर्म में 2 तरीके से डेवलपमेंट दिखा सकता है। स्पोर डेवलप होते ही इस तरीके से एक अपने पास क्या बना लेता है, गैमेटोफाइट बनाता है, और गैमेटोफाइट के ऊपर इस तरीके से अपने पास क्या मिल रहा है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मिल रहे हैं। समझ लो ये बहुत ही बेकार सा रफ सा स्ट्रक्चर है। ये डायरेक्ट आपके पास गैमेटोफाइट बना देता है, स्पोर जर्मिनेट होके डेवलप करके। एक स्टेप केस 1, इसको मैं कहेंगे केस 1। केस 2 के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो केस 2 में स्पोर डेवलप होकर एक लंबा सा धागा जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ कहता है कि स्पोर एक लंबा सा धागे जैसा सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोनीमा, और ये प्रोटोनीमा आगे डेवलप होकर क्या बनाता है, गैमेटोफाइट, एडल्ट गैमेटोफाइट। यानी स्पोर ने पहले एक फिलामेंटस धागा बनाया, एक फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया। देखो डेवलपमेंट पैटर्न 2 थे बेटा। केस 1 में सिंपल था, ये बड़ा मजेदार बढ़िया सा सुंदर वाला गैमेटोफाइट बन गया, लेकिन केस 2 में ये पहले एक लंबा सा धागे जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको अपन कहते हैं प्रोटोनीमा। क्या बनाता है, प्रोटोनीमा। देखो बेटा नीमा वर्ड बता रखा है ना, निमैट हेलमिंथिस, निमैटोसिस्ट, नीमा मतलब धागा, तो ये धागे जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। फिर ये डेवलप होके एक इस तरीके से पत्तीदार, जैसे पत्ती तो नहीं होती, लीफ नहीं होती, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ इस तरीके से एक प्रॉपर एडल्ट गैमेटोफाइट बना डालता है। क्या बनाता है, एडल्ट गैमेटोफाइट। तो बेटा 2 केसेस हुए। अब केस 1 में डायरेक्ट गैमेटोफाइट बनेगा, केस 2 में पहले प्रोटोनीमा बनेगा और फिर एडल्ट गैमेटोफाइट। सच बताऊं तो बेटा स्पोर ने डेवलप होकर जो भी बनाया सबका सब गैमेटोफाइट है। यही गैमेटोफाइट अपने बचपन में प्रोटोनीमा कहलाता है, एडल्ट में एडल्ट गैमेटोफाइट कहलाता है। यहां पर देखो ना कि यहां पर स्पोर ने किया जर्मिनेट और बनाया एक गैमेटोफाइट, और इसी स्पोर ने ये जब गैमेटोफाइट डायरेक्ट बनाया तो ये वाला केस था लिवरवॉर्ट्स का। किसका था, लिवरवॉर्ट्स का। लेकिन मॉसिस के केस में पहले वो क्या बनाएगा, प्रोटोनीमा बनाएगा, और फिर उसके बाद क्या बनाएगा, फोलियर गैमेटोफाइट। हुई मेरी बात बेटा क्लियर, पक्का समझ आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको बात समझ आ गई है कि किस तरीके से पूरी की पूरी लाइफ साइकिल दिख रही है आपको। लाइफ साइकिल में कुछ पार्ट में गैमेटोफाइट है और कुछ पार्ट में है स्पोरोफाइट। एक ही ऑर्गेनिज्म लाइफ में 2 हिस्से निभाता है, कुछ हिस्सा कुछ वक्त गैमेटोफाइट की तरह, कुछ हिस्सा स्पोरोफाइट की तरह। तो लाइफ साइकिल में आपके पास हैप्लॉइड फेज भी आता है और डिप्लॉइड फेज भी आता है, और एक ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें दोनों के दोनों फेज आते हैं, हैप्लॉइड भी आएगा डिप्लॉइड भी आएगा, ऐसी लाइफ फेज को क्या कहते हैं, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या कहते हैं, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
तो एक ऐसी लाइफ साइकिल जहां पे दो फेजेस मिल रहे हैं, एक हैप्लॉइड और दूसरा मिल रहा है डिप्लॉइड। कौन कौन सा? एक मिल रहा है हैप्लॉइड और दूसरा मिल रहा है डिप्लॉइड। तो ऐसी लाइफ साइकिल को अपन टर्म करते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो बोलो आपको ब्रायोफाइटा का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आया? तो बेटा ब्रायोफाइटा का इंट्रोडक्शन यहाँ पे क्लियर होता है। अब हमें जंप करना है इन द क्लासिफिकेशन, जहां पे हम लिवरवर्ट्स को और मॉसेस को अलग से पढ़ेंगे। कहानी यहां तक कहानी क्लियर होगी बेटा? ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आगे इनकी क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम आज एक काम करते हैं, इस पोर्शन को हम लोग एक दफ़ा के लिए एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, ताकि जितना भी चीज़ें हमने अभी अभी पढ़ी है ना, वो हमें एनसीईआरटी से एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाए। तो देखो एनसीईआरटी से आज इसको पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे और फिर देखते हैं कि हमें आगे क्या करना। ब्रायोफाइट्स की बेटा बात करी जा रही है, तो इसने कहा ब्रायोफाइटा इंक्लूड मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स दैट आर फाउंड commonly growing in moist shaded areas in the hills। कहने का मतलब क्या है? कहते हैं ब्रायोफाइटा में दो ऑर्गेनिज्म मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स मिलते हैं। अक्सर कहाँ रहते हैं? मॉइस्ट शेडेड एरियाज। मॉइस्ट जिन एरियाज में पानी रहता है, नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, उस एरियाज के अंदर अक्सर मिलते हुए मिल जाता है। यानी अगर मैं कहूँ डैम्प प्लेसेस, तो ये वर्ड इसके लिए परफेक्ट होगा। कौन सा वर्ड? डैम्प। डैम्प वर्ड बेटा दो लोगों के लिए यूज किया जाता है। एक तो प्रेफरेबली हम लोग फंजाई के लिए यूज करते हैं, दूसरा यहाँ पे हम मॉसेस के लिए। मॉसेस नहीं, लिवरवर्ट्स। अगर हम लिवरवर्ट्स भी नहीं, अरे ब्रायोफाइटा अगर इन जनरल की बात करें, देखो ना इन ब्रायोफाइटा का जो है इसको दो कैटेगरीज में बांटा गया था, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। यहाँ पे एनसीईआरटी आपको कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल देते हैं दो, एक लिवरवर्ट्स का आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो, मॉसेस का ये एग्जाम्पल देख सकते हो। बेटा शेप क्या दोनों की अलग अलग है? लिवरवर्ट्स जो होते हैं ना बेटा, वो एक ऐसा है कि जैसे एक बहुत बड़ा पत्ता है, एक पत्ता है, एक ना पत्ता मतलब लीफ है ना, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है कि ऐसा से लीफ इस तरीके से है, जमीन पे ना एक लंबी सी लीफ इस तरीके से बिछी हुई है, जमीन से एकदम चिपके हुए होते हैं। आप यहाँ से भी हिसाब लगा सकते हो। इसके ऊपर एक लीफ इस तरीके से है, चपटी सी चिपकी हुई, और इसके ऊपर इस तरीके से जो स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आर्किगोनियोफोर और एंथेरिडियोफोर। एंथेरिडियोफोर किसके लिए यूज होगा बेटा? मेल्स के लिए। आर्किगोनियोफोर किसके लिए यूज होगा? फीमेल्स के लिए। ये तो अपने को बात अच्छे से समझ आती है। तो स्ट्रक्चर वो अपने को मस्त समझ आ रहा है। देखो क्या स्ट्रक्चर में आपको राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। यस, और राइजोइड्स क्या थे बेटा? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। रूट्स तो नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रायोफाइटा होता है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं। ये जितने भी ब्रायोफाइट है ना बेटा, ये ऑर्गेनिजम्स कहने में थैलस वाली बॉडी होती है। अगर बॉडी थैलस जैसी है तो आप हिसाब लगाओ ना कि बॉडी में अनडिफरेंशिएटेड अरेंजमेंट है। बॉडी के अंदर रूट, स्टेम, लीफ ये सब चीजें नहीं मिलती। बॉडी थैलस जैसी है, इसलिए रूट जैसे स्ट्रक्चर्स है, रूट नहीं है, इसलिए इसको नाम दे देगा राइजोइड्स। अब यहाँ पे दूसरा केस देखो मॉसेस का। ये मॉसेस का स्ट्रक्चर देख रहे हो? ये स्ट्रक्चर क्या एक प्लांट जैसा दिखाई दे रहा है? क्या आपको यहाँ पे ब्रांचेस भी दिखाई दे रही हैं? बेटा ब्रांचेस एग्जैक्टली ट्री वाली टाइप की ब्रांचेस नहीं होती, छोटू सा स्ट्रक्चर है। आपको ये स्ट्रक्चर इस तरीके से जमीन पे ना एक समझ लो इतना सा छोटा सा पेड़ इस तरीके से ग्रो करते हुए आपको जो दिखाई देगा वो आपके पास ये हो जाएगा मॉसेस। आपको रियल टाइम फोटो दिखाऊं बेटा? वापस एकदम सबसे नीचे जाते हैं अपने फोटोज में, आप ये देख सकते हो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक स्टोन है। यहाँ पर अपने पास ये एक अपने पास स्टोन है, और स्टोन के ऊपर किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर देखो कितनी जूम करके फोटो दिखाई है, तो असलियत में तो इतने से होंगे, लेकिन इफेक्टिवली ये जमीन पे, ऐसी जमीन पे ऊपर इरेक्ट ग्रो कर रहे हैं। Isn't it? Exactly ये बात मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा था। जमीन पे ये लोग बेटा इरेक्ट ग्रो कर पाते, समझे मेरी बात? अब ये जो दूसरे केस में हमारे पास ये जो लिवरवर्ट्स होते हैं वो जमीन पे एकदम चिपक के ग्रो करते हैं। बस ये वाली बात अगर आप समझ गए तो आगे आने वाले वर्ड्स आपको बढ़िया से समझ आएंगे। इमेजिन बेटा रियल फोटो देख के अपने को हो ही गया, तो आइए देखते हैं। अब देखते रहना, ये जितनी भी बातें हैं ना आपको वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझा चुका हूँ ऑलरेडी। ब्रायोफाइटा also called amphibians of plant kingdom। क्यों कहा जाता है? यस, प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि these plant can live in soil but are dependent on water। वाटर पे डिपेंडेंट है किस चीज के लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। क्या एम्फीबियंस भी, एम्फीबियंस जिनको हम बात करते हैं जैसे हमारे फ्रॉग्स, वो भी वाटर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट होते हैं? यस। और ये लोग भी? यस। कहाँ रहते हैं? दे अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। ऐसे एरियाज में रहते हैं। देखो डैम्प वर्ड आ गया ना बेटा, ये वर्ड अक्सर दोनों फंजाई और ब्रायोफाइटा दोनों के लिए यूज करते हैं।
दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स सॉइल। बेयर रॉक्स का मतलब समझो, बेयर सॉइल का मतलब समझो। बेयर का मतलब क्या है कि वहां पर ऑलरेडी कोई भी प्लांट ग्रोथ नहीं है। देखो ना बेटा, क्या आपको यहाँ पे ये स्टोन दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म ने ग्रो किया है? अब सोचो बेटा, हमने जब लाइकन्स को पढ़ा था फंजाई में, हमने रियलाइज किया कि लाइकन्स क्यों स्टोन पे ग्रो कर पाते हैं। क्योंकि लाइकन्स में ना जो फंगल कंपोनेंट है वो पानी को ट्रैप करने में ना आसानी दिखता है, पानी को अपने पास एब्जॉर्ब कर पाता है, क्योंकि माइसीलियम बहुत बड़े बड़े खूब सारे फिलामेंट, तो सरफेस एरिया ज़्यादा, तो पानी और मिनरल्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएंगे, राइट। और यही केस यहाँ पे ब्रायोफाइटा का है, बहुत छोटे छोटे और अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर पाते हैं अपने आसपास की कंडीशन से, स्टोन से। क्या इनके पास माइसीलियम है? नहीं, इनके पास माइसीलियम नहीं है, लेकिन छोटा सा स्ट्रक्चर और इनकी वाटर की रिक्वायरमेंट कम, और पानी को जितना भी अगर थोड़ा सा भी पानी होगा ना बेटा, उसको भी ये यूज कर पाते हैं। तो ये एक पत्थर पे जिंदा, मतलब पत्थर पे मिल जाएंगे, ये पत्थर पे ग्रो करेंगे। तो एक और नॉर्मल पत्थर जिस पे तो कोई लाइफ नहीं थी, अब पहली लाइफ अगर कोई आई है तो पत्थर के ऊपर आई है, ये ब्रायोफाइटा। अब जब पत्थर के ऊपर ये ब्रायोफाइटा, ये मॉसेस जब ग्रो करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा ना बेटा, ये जब ग्रो करेंगे तो ग्रो करते करते कोई भी चीज एनवायरनमेंट में एसिड्स रिलीज करता है। ऐसे एंजाइम्स और एसिडिक मटेरियल एनवायरनमेंट से एक्सचेंज किए जाते हैं। इससे क्या होगा, पत्थर के जो केमिकल्स होंगे वो डिसॉल्व होंगे, धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाएंगे और पत्थर टूटना शुरू हो जाएगा। समझ पाए मेरी बात? क्या होगा, जो स्टोन होगा बेटा वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। जब स्टोन आपका ब्रेक होना शुरू हो गया, तो स्टोन जब ब्रेक होगा तो हमें तो बेटा ज्योग्राफी में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, प्रोसेस क्या है, वेदरिंग का, और स्टोन टूट के मिट्टी में कन्वर्ट होता है। यस, यही तो पढ़ा था अपन ने। तो स्टोन मिट्टी में क्यों टूटा? क्योंकि स्टोन को कोरोड करने के लिए, थोड़ा बारीक थोड़ा तोड़ने के लिए इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, फाइनली अपने एंजाइम्स रिलीज करने शुरू हुए। यस, तो बेटा यहाँ पे ना लाइन क्यों इतना समझा रहा हूँ, ये लाइन क्या है, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि पहले मॉसेस आए, क्या है, पहले मॉसेस आए और मॉसेस के बाद हायर प्लांट्स आने शुरू हुए। बेटा अगर हायर प्लांट्स आएंगे, पेड़ वगैरह आएंगे, तो उनको मिट्टी चाहिए ना, मिट्टी तो नहीं थी, तो मिट्टी बनवाया किसने, मॉसेस ने, यानी ब्रायोफाइटा ने। समझ पाए? तो अगर कहीं पर जीवन शुरू करना है प्लांट को, तो वो मॉसेस शुरू करेंगे या फिर लाइकन शुरू करेंगे। पहला पॉइंट समझ आया। दूसरा पॉइंट बेटा यहाँ पे प्लांट सक्सेशन था, दैट मीन्स इवोल्यूशनरी ग्रोथ। अगर हम इवोल्यूशनरी ग्रोथ में मत बोलो, ऐसा बोलो, अ ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू द टाइम स्पैन, a growth with respect to the time span where one species is then replaced by another species कि पत्थर था तो मॉसेस ग्रो कर रहे थे, पत्थर से मिट्टी बननी शुरू हुई तो छोटे छोटे प्लांट आए, मिट्टी अच्छे से बन गई तो बड़े बड़े प्लांट आए। देखो, वन स्पीशीज इज रिप्लेस्ड बाय दूसरी स्पीशीज, फिर दूसरी इज रिप्लेस्ड बाय तीसरी स्पीशीज। तो ऐसे जो स्पीशीज, एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह तीसरा, तीसरे की जगह चौथा, ये जो पूरा पैटर्न बनते आ रहा है, इस प्रोसेस को हम प्लांट सक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट सक्सेशन। समझ आ गया ना बेटा? ये अच्छे से लिख लेना, ये कंसेप्ट +2 का है, ये चैप्टर में, एक पूरे चैप्टर में इसको पढ़ाया जाता है। अभी के लिए आपको जितना समझना था आपको समझा दिया गया। अब ध्यान से देखना, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी के कंपैरिजन में ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, राइट। इट इज थैलस लाइक, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। थैलस जैसी है, प्रोस्ट्रेट इरेक्ट। थैलस जैसी है, अनडिफरेंशिएटेड। प्रोस्ट्रेट जमीन से जुड़ी हुई है, प्रोस्ट्रेट यानी सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ। लिवर वॉट्स देखा था ना बेटा अपन ने, या फिर मॉसेस की जगह इरेक्ट, दोनों केस हो सकता है। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स, यानी इनके पास ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं होते, इसलिए तो बॉडी कैसी है, थैलस लाइक, राइट। दे मे पजेस, उनके पास हो सकता है रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिनको राइजोइड कहते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इनके पास हो सकते हैं। बात समझ आई? द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड। ये इस लाइन को बहुत ही, मैं तो यहाँ पे हाईलाइट ही कर दूंगा बेटा आप लोगों के लिए, इस बात को बड़े ध्यान से देखना, समझाने वाला हूँ थोड़ी देर में। The main plant body of bryophytes is haploid। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ?
ब्रायोफाइटा ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दो फॉर्म में रह सकता है, एक तो गेमेटोफाइट और दूसरा स्पोरोफाइट। ये बात तो अपने को बढ़िया से समझ आती है, इतना तो क्लियर होना बेटा। तो अब देखो ये ब्रायोफाइट, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों की तरह सर्वाइव कर सकता है, दोनों की तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। ये बात अपने को बढ़िया से मस्त तरीके से क्लियर होती है। अब एक एक्स्ट्रा बात बताता हूँ तुम्हें। ब्रायोफाइट अपनी जीवन का ज्यादातर वक्त एज अ गेमेटोफाइट रहता है। कैसा, क्या बोल रहा हूँ? ब्रायोफाइटा अपनी जीवन में ज्यादातर वक्त मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट यानी ब्रायोफाइट अक्सर अपने जीवन का मेजर हिस्सा किस रूप में व्यतीत करता है? एज अ गेमेटोफाइट। इसलिए बोला है दी मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड तो बेटा अपने को मालूम होता है किसको कहते हैं? गेमेटोफाइट को कहते हैं। तो क्या आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आ रहा है? तो ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है। दैट मीन्स ब्रायोफाइटा मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ स्पैन स्पेंड्स लाइक अ हैप्लॉइड प्लांट, स्पेंड्स लाइक अ गेमेटोफाइट। ये बात क्लियर। गेमेटोफाइट की बेटा बात हो रही है तो इट प्रोड्यूस गैमेट्स, हेंस इट इज कॉल्ड एज गेमेटोफाइट। यही जो हैप्लॉइड जोन था ये गैमेट्स बना रहा था, इसलिए उसको अपन ने गेमेटोफाइट कह दिया। द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइटा आर मल्टीसेल्युलर। बेटा एक बात बताइए मुझे, अब गेमेटोफाइट गैमेट्स बनाएगा तभी तो सेक्स ऑर्गन्स होंगे ना। वो पेज याद है बेटा आपको? अपने पेज बराबर में रखो, आपको देखो आपको उस पेज से सारी डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हेंस कॉल्ड एज गेमेटोफाइट। बात क्लियर है। The sex organs in Bryophyta are multicellular। ये पॉइंट पे क्वेश्चन आ गए। सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइटा में आपने ये देखा था ना, यहाँ पे आपको ये देखो बेटा, इधर सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये जो यहाँ पे लटके हुए हैं ना, ये सेक्स ऑर्गन्स है। यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स है, यहाँ पे एंथेरिडिया होगा और यहाँ पे आर्कीगोनिया, राइट? ये सेक्स ऑर्गन्स हो गए। आपको बेटा स्किप करके एक बढ़िया सी बात बता रहा हूँ। आपको मोलस्का में ओमाटीडियोफोर, ये याद है ना बेटा? वर्ड 4 आया था और 4 का मतलब बियरिंग स्ट्रक्चर, जिसके पास होगा। तो हम कहेंगे जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसके पास आर्कीगोनिया है। दिस स्ट्रक्चर बियर्स आर्कीगोनिया। तो बेटा इस स्ट्रक्चर को क्या कह दिया? आर्कीगोनियोफोर। और आर्कीगोनिया क्या है? ये जो इंडिविजुअल लटके हुए ना, ये हैं अपने आर्कीगोनिया। उसी तरीके से यहाँ पे अपने को क्या मिलेंगे? एंथेरिडिया। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहला दिया? एंथेरिडियोफोर। देखो कंसेप्ट से पढ़ोगे ना बेटा, हर जगह हेल्प लगेगी, राइट? इतना तो अपने पास हो गया। आगे देखते रहते हैं, इस पूरे पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। आगे देखते हैं कि क्या कहते हैं। ये कहता है, इस बात को देखो, The sex organs of Bryophyta are multicellular, clear. The male sex organ को एंथेरिडियम कहते हैं, जो बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड्स, चाहे बेटा आप स्पर्म्स बोलो चाहे एंथेरोजोइड्स बोलो, याद रखना एक पॉइंट, वो बाइफ्लैजिलेट है, वहाँ पे 2 फ्लैजिला है। The female sex organ is called as archegonium। वो फ्लास्क शेप है, हम ये शेप देख भी चुके हैं। और वो क्या प्रोड्यूस करता है? एक सिंगल एग बनाता है, राइट? ऐसा शेप देखा था ना बेटा, यहाँ पे इधर अपने देखा था एग, और बोलो यहाँ पे कौन सा देखा था? वेंटर कैनाल सेल, याद रखना। और यहाँ क्या थे? नेक कैनाल सेल। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है बेटा। The female sex organ is called as archegonium, फ्लास्क शेप होता है, एग बनाता है। एंथेरोजोइड्स जो मेल से आ रहे हैं are released into the water where they come in contact with archegonium। याद था ना, आर्कीगोनियम ने कीमोअट्रैक्टेंट एक म्यूसिलेज जैसा सामान रिलीज किया, जो म्यूसिलेज यानी चिपचिपा सा सामान, देखो अपने नोट्स में लिखा था मैंने आपको, म्यूसिलेजिनस सामान रिलीज किया था जिसने कीमोअट्रैक्टेंट, कल वो याद आपको ना कि एक बच्चा अगर आपने ग्राउंड में छोड़ दिया तो कोई तो आवाज मारेगा तभी उस तरफ जाएगा ना। तो उसी तरीके से जब एंथेरोजोइड्स ये आपके पास है, ये पानी में रिलीज होंगे, तो इनको अपने पास बुलाने के लिए आर्कीगोनियम क्या रिलीज करेगा? एक कीमो अट्रैक्टेंट रिलीज करेगा जो म्यूसिलेजिनस होगा, म्यूकस टाइप सा होगा। इससे वो अट्रैक्ट होते होते आर्कीगोनियम के पास आएंगे। उससे क्या होगा? एंथेरोजोइड्स देन फ्यूज विद द एग, और उससे क्या बन जाएगा? जाइगोट। अब जाइगोट बना यानी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना। तो अभी तक हमारे पास था यहाँ गेमेटोफाइट, इधर जाइगोट बन चुका है। और ये कहते हैं जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, यानी जाइगोट रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस एकदम नहीं करता है। क्या होता है? जाइगोट प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेल्युलर बॉडी कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। यानी जाइगोट ने रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस नहीं करी, माइटोसिस करी। और जाइगोट जो डिप्लॉइड था उसने डिप्लॉइड स्पोरोफाइट को क्रिएट किया, एक मल्टी सेल्युलर प्लांट बॉडी कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। बेटा यहाँ तक बात क्लियर हुई ना?
सिंपल है ना, देखो लाइन बाय लाइन आपको सिंपल हो रहा है। अब मैं आपको ना साथ ही साथ इमेजिन भी करवाते रहूँगा, आपको मालूम भी नहीं लगेगा कि कब आपको ये चैप्टर ना क्रिस्टल क्लियर हो गया। इनफैक्ट आपको मालूम ही नहीं लगेगा इस चैप्टर में डाउट कहाँ होती है, क्योंकि आपको डाउट क्रिएट ही नहीं होगी, दिमाग में ना फोटो छपती जाएगी। समझ गए ये वाली? अब देखो, अब अपने तुम दो हैंड्स को बनाओ। एक ये हैंड जहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है, समझ लो दिस इज दी एक एंथेरोजॉइड एंड दिस हैंड इज अ, मतलब ये एंथेरोजॉइड है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, एंड दिस हैंड इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, एक फ्लास्क शेप। अब ये बेटा जाइगोट यहाँ से निकला, स्पर्म यहाँ से निकला, एंथेरोजॉइड निकला, स्पर्म बोलो एक ही बात, यहाँ से निकला और इसके अंदर पहुंच गया, यहाँ पे इसके साथ फ्यूज किया, और फ्यूज करने के बाद बेटा क्या बनाया, यहाँ पे इसने एक क्रिएट किया जाइगोट, राइट। ये मेरा स्ट्रक्चर, ये मेरा हैंड किसको दिखा रहा है, दिस हैंड इज एक्सप्लेनिंग अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो क्या गेमेटोफाइट के ऊपर होगा? यस, यानी गेमेटोफाइट जमीन पे नीचे लगा हुआ है। गेमेटोफाइट जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर मेरी बॉडी इज अ गेमेटोफाइट है, तो यहाँ पे ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर अब यहाँ पे जाइगोट बैठा है, राइट। अब जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड करके डेवलप करेगा। जब जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड करके डेवलप करेगा तो मालूम बेटा क्या होगा, जाइगोट इस फीमेल गेमेटोफाइट था ना, इसी के अंदर था, और यहाँ पे जाइगोट डेवलप करके इस तरीके से एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेता है। दैट मीन्स ये बड़ा सा स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट है जो गेमेटोफाइट के ऊपर ग्रो कर रहा है। समझे कि इधर से स्पर्म आया था, ये स्पर्म आया था, जाइगोट बनाया, फ्यूज करने के बाद फिर यहाँ से स्पोरोफाइट बन गया, तो बेटा ये वाइट वाला स्पोरोफाइट इज ग्रोइंग अपॉन दिस गेमेटोफाइट। डू वी अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के ऊपर ग्रो करता है। क्लियर हुई ना बात बेटा? देखते रहो। They produce a multicellular body called sporophyte. Done. Clear. अब लाइन टू लाइन देखते हैं ना। The sporophyte is not free living but attached to photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. क्लियर हुई मेरी बात? तो स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, स्पोरोफाइट अलग से नहीं ग्रो कर रहा है, ये गेमेटोफाइट के ऊपर ही ग्रो कर रहा है, और इस गेमेटोफाइट से अपना जितना भी नरिशमेंट होता है वो इस गेमेटोफाइट से लेता है। समझे? स्पोरोफाइट अपना नरिशमेंट कहाँ से? गेमेटोफाइट से डिराइव करता है। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। बेटा इस पॉइंट को मैं यहाँ पे दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, इट इज नॉट फ्री लिविंग एंड इसने इट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू दी फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट से अटैच्ड है, और अपना सारा का सारा नरिशमेंट कहाँ से डिराइव करेगा? गेमेटोफाइट से डिराइव करेगा। तो अब समझे मेन प्लांट बॉडी कौन सी होगी? जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो ज्यादातर टाइम गेमेटोफाइट रहेगी, क्योंकि ज्यादा लंबे टाइम गेमेटोफाइट रहती है। मेन इसलिए भी है क्योंकि वो मेन स्ट्रक्चर है, क्योंकि उस स्ट्रक्चर के ऊपर जाके स्पोरोफाइट ग्रो कर रहा है, इसलिए वो मेन प्लांट बॉडी कहलाई जाती है, राइट। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर जानते हैं ना बेटा अपन, फुड सीटा कैप्सूल। तो कैप्सूल के अंदर मदर सेल्स थे। देखो आपको याद करा देता हूँ मैं यहाँ पे, आपने जब कल का लेक्चर देखा, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो यहाँ पे अपने को याद रखो ये कैप्सूल थे बेटा। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स थे कि नहीं अपने पास? देखो यहाँ पर कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स थे, तो ये सेल क्या करते हैं? मेयोसिस करते हैं और स्पोर्स बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो यहाँ देखिए ना बेटा, एनसीईआरटी क्या कहता है, हमने हर एक वर्ड को बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा है और समझ भी आ रहा है अपने को। सम सेल्स यानी स्पोर मदर सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट undergoes reduction division to produce haploid spores. क्लियर? अब यहाँ से कुछ सेल्स हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे, तो समझो कि देखो यहाँ से इसको देखते रहना, यहाँ पे ये एक हैप्लॉइड स्पोर बन गया, ये हैप्लॉइड स्पोर इस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से निकल के यहाँ पे बैठ जाएगा और बाद में ग्रो करके एक हैप्लॉइड स्पोर से पूरा का पूरा दोबारा गेमेटोफाइट बन जाएगा। तो यही कहा ना, दिस स्पोर देन जर्मिनेट करेंगे, निकलेंगे ना वहां से, जमीन पे जाके गिर जाएंगे, जब जहां पे जमीन पे जाके गिरेंगे वहां पे जर्मिनेट करेंगे टू प्रोड्यूस अ गेमेटोफाइट। बोलो आपको पूरी की पूरी कहानी बढ़िया से समझ आई ना? ये पूरा का पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो थी बेटा क्लियर हुई बढ़िया से? अब नेक्स्ट देखते हैं। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ब्रायोफाइटा की कुछ खास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होती कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इनसे हमें बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब इनसे इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। दे आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट कुछ मॉसेस से हमें खाना मिल जाता है अपने जानवरों के लिए, जो पत्ता वगैरह खाते हैं ना उन जानवरों के लिए खाना मिलता है। कुछ मॉसेस जैसे बकरी और ये वो सब, ये मॉसेस को भी कंज्यूम कर लेते हैं। बर्ड्स के लिए और अब बाकी एनिमल्स के लिए हमें खाना मिल सकता है।
स्पीशीज ऑफ स्पैग्नम, स्पैग्नम जो एक मॉस है, उससे हमें पीट मिलता है दैट हैज लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल and as packing material for transshipment of living material because of their capacity to hold water. Full stop. Confusing सी बात एक लाइन में समझते हैं. देखो क्या, नेट पे सर्च करना बेटा, टाइप्स ऑफ कोल. कोयला होता है ना, उसके टाइप्स की बात कर रहा हूँ. तो पीट यूज होता है, बिटुमिनस यूज होता है, और तीसरा नाम होता है ना, एक और 3-4 वेराइटीज होती है मेरे को जो याद है. एक बिटुमिनस होता है और दूसरा एक यहाँ पर होता है पीट. आप कोल के वैरायटीज देखना, नेट पे सर्च करना, तो उसमें ज्योग्राफी में आता है. यहाँ के लिए मैं समझाना चाहता हूँ, कोल की बड़ी सारी वैरायटीज हैं, उनमें से एक वैरायटी है पीट. पीट सबसे बेकार वैरायटी होती है कोल की. यानी जो पीट है वो मॉसिस से मिलता है. किससे मिलता है? मॉसिस से मिलता है. और मॉसिस का नाम कौन सा बोल रखा है बेटा? स्फैग्नम. पीट को हम जला के कोयले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम समझते हैं कि जो ये पीट है चीज, ये ना अपने अंदर बहुत सारा मॉइस्चर रोके हुए है. अब कंडीशन क्या है कि बेटा समझो कि तुम एक ना फूड ट्रांसपोर्ट का काम है तुम्हारा, फूड कंपनी है आपकी, और आपको फूड ट्रांसपोर्ट करना है. तो कंडीशन क्या है कि तुम्हारा फूड है फिशेस, क्या है? मछलियां. आपका फूड है मीट. आपका फूड है एक ऐसा सामान कि जो सूखेगा तो खराब हो जाएगा. आपका फूड है चिकन. तो आपको क्या करना है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, दिल्ली से लेकर आपको आगरा तक भेजना है, आपको मुंबई से पुणे भेजना है, एक लॉन्ग डिस्टेंस. इनफैक्ट आपको मुंबई से आगे गुजरात तक भेजना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है. तो ये जो मटेरियल आपका खाना पीना है बेटा, ये रास्ते में खराब हो सकता है ना. तो इस खाने पीने को हम पीट के साथ स्टोर करवा के आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि पीट अपने में पानी को स्टोर किए रखता है, और पानी की प्रेजेंस जो पीट की वजह से आती है, क्योंकि पीट के पास क्या है? पैकिंग, क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पीट की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है. तो पीट को पैकिंग के काम में, यानी पीट के साथ सारा का सारा खाना हम पैक कर देते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ट्रांसपोर्ट करने से हमारे खाने की क्वालिटी बनी रहती है. समझ पाए मेरी बात? यहाँ क्लियर हुआ? ये कहता है मॉसिस, यहाँ तक तो बेटा ट्रांसशिपमेंट मटेरियल, ट्रांसशिपमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना. ये लाइन अपने को क्लियर हुई. Mosses, along with lichens, are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance. कहता है मॉसेस लाइकन्स के साथ साथ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनाइज करते हैं. देखो सक्सेशन में मैंने आपको ये वाली बात बता दी थी. मॉसेस और लाइकन्स पत्थर पे सबसे पहले ग्रो करने वाले ऑर्गेनिज्म है, और इन्हीं की वजह से आगे की प्लांट वगैरह ग्रो कर पाते हैं, यानी सक्सेशन में इंपॉर्टेंट पार्ट ले पाते हैं. इसलिए इनकी बहुत ही बड़ी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है. They decompose the rocks, making the substrate suitable for the growth of higher plants. अगर रॉक को डिकम्पोज किया जाएगा तो रॉक पत्थर से मिट्टी बन जाएगी, तो हायर प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे. कहता है since mosses form dense mat on the soil, अगर कहीं पर जमीन पे मॉस अगर एक ग्रो करना शुरू हो गया तो एक बहुत ही घना सा, एक डेंस सा मैट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, बड़ा घना सा मैट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है. इसलिए अगर बारिश होगी और सोचो मॉस वहां पे नीचे ग्रो कर रहे हैं, तो जितने भी बारिश की बूंदें होंगी वो मॉस के ऊपर गिर जाएंगी. बेटा बारिश की बूंदें अगर मॉस पे गिरी तो बारिश मिट्टी को इस तरीके से पानी में बहा तो नहीं पाएगा ना, यानी सॉइल इरोजन को मॉसेस रोक सकते हैं. देखो मेरी पूरी बात. सिंस द मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, they reduce the impact of falling rain and prevent the soil erosion. Must the bryophyta are divided into liverworts and mosses. बेटा ये भी बात अपने को क्लियर है. तो यहाँ तक अपने सही तरीके से, सिंपल तरीके से एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर ली, नोट्स को भी स्टडी कर लिया. तो बेटा आज का लेक्चर हम लोग बहुत देर हो गया, आज का लेक्चर यहीं पे टर्मिनेट करते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा की डिटेल में कहानियाँ. ब्रायोफाइटा को डिटेल में देखेंगे कि क्या ब्रायोफाइटा हमें समझाना चाहता है, ब्रायोफाइटा में कौन कौन से पोर्शंस हैं जो ब्रायोफाइटा की क्लासिफिकेशन में आते हैं. ये लिवरवर्ट्स और मॉसेस के साथ एसोसिएटेड कहानियां क्या हैं, हम ये पूरी एनसीईआरटी और इसके साथ एसोसिएटेड नोट्स पढ़ेंगे. तो आज के लिए बेटा मैं आपका अलविदा लेता हूँ. तो बढ़िया से आपको समझ आ रहा है, याद रखना मेरी बात. एनिमल, ये प्लांट किंगडम जो है ना बेटा, ये ना बहुत ज़्यादा आपसे आपका डेडिकेशन मांगता है. खूब बढ़िया से डेडिकेटेड तरीके से मेहनत करते रहोगे, प्लांट किंगडम चुटकियों में कंप्लीट हो जाएगा. राइट, छोड़ना नहीं, रेगुलर कंटिन्यूटी बनाए रखना. तो आज के लिए बेटा इतना ही. तो गुड नाइट, टेक केयर.